हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में आप लोग के लिए संपूर्ण क्रांति का क्वेश्चन आंसर लाए हैं, जो 12th क्लास का चैप्टर 3 गद्यखंड से लिया गया है। जिन्होंने लिखा है जयप्रकाश नारायण, जिनका जन्म हुआ है 11 अक्टूबर 1902 में, निधन हुआ है 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी में। चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले मैं आप लोग को रिक्वेस्ट करूंगी, जो भी हम क्वेश्चन आंसर बोल रहे हैं पहले आप सुनिए, क्योंकि उस क्वेश्चन जो हम आंसर दिए हैं उससे हम ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन भी करते हैं। तो बेटर है कि आप पहले सुनिएगा उस क्वेश्चन को, उस आंसर को, उसके बाद आप लिखिएगा। पहले स्टार्ट में आप लिखना नहीं शुरू कीजिएगा। सबसे पहले मेरा हर क्वेश्चन आंसर सुनिए और फिर उसके बाद एक एक करके आप लिखिए। सुन करके लिखिए, ताकि कुछ चीज़ ऐसा है जो मिसिंग है, जो हम बोल करके समझाते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार थे? आंदोलन का नेतृत्व वे किस शर्त पे स्वीकार करते हैं? उनका कहना है कि जो आंदोलन का वो जो लीड करेंगे, नेतृत्व करेंगे, उसमें से जयप्रकाश का जयप्रकाश का उनका क्या राय है, क्या विचार था, और जो आंदोलन किस शर्त पे वो लीड करेंगे, वो ये क्वेश्चन कहा गया है। तो हम किस तरह जवाब दिए हैं, देखिए मेरा आंसर पहले सुन लीजिए। हम बार बार बोल रहे हैं, पहले क्वेश्चन आंसर पहले सुनिए, उसके बाद नोट डाउन कीजिएगा। देखिए आंसर है, आंदोलन के नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि, उन्हीं के भाषा में मैं बोल रही हूँ, मैं लिखी हूँ, आप इन्हें नहीं बोलना है कि मैं यहाँ पर क्यों लिखा है, उन्हीं के भाषा में कि वो क्या कह रहे हैं। मैं सबकी सलाह लूँगा, सबकी बात सुनूँगा, छात्रों की बात जितना भी ज़्यादा होगा, जितना भी समय मेरे पास होगा, उनसे बहस करूँगा। उनका कहना है कि मैं सबकी बात सुनूँगा, छात्रों का से ज़्यादा बात सुनूँगा, मतलब सबका सलाह लूँगा, समझूंगा और अधिक से अधिक बात करूंगा, आपकी बात स्वीकार करूंगा, जनसंघर्ष समितियों की, लेकिन फैसला मेरा होगा। इस फैसले को सभी को मानना होगा। कह रहा है कि हम सबकी बात सुनेंगे, सबका सुनेंगे, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे जनता हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे नेता हो, हम सबका बात सुनेंगे, लेकिन जो जनसंघर्ष का समिति का जो भी फैसला होगा वो मेरा होगा। इस फैसले को सभी का मानना, जो हम बोलेंगे मेरा है, तो इस फैसले को सबको मानना होगा। जयप्रकाश आंदोलन का नेतृत्व अपने फैसले पर करते हैं, वो अपने हिसाब से करते हैं और कहते हैं कि फैसला मेरा होगा, तब यह क्रांति सफल हो सकती है। मतलब कह रहे हैं कि हम अगर सबका बात सुनने लग जाए, उनका इन शॉर्ट में समझिए, कह रहे हैं वो कि अगर हम सबकी बात सुने, सबका सलाह माने, तो अगर इस तरह हम अगर सबका बात, सबका सलाह पर हम अगर काम करने लग जाए, तो ऐसे में क्या होगा, क्रांति नहीं हो पाएगी। इससे अच्छा है कि हम सबका बात सुनेंगे, हमको कौन अच्छा लगेगा, क्या ज़रूरी है, उसके हिसाब से मेरा बात पे जो हम फैसला करेंगे उस पे चलना है और उसी पे क्रांति होगी, ऐसे नहीं होगा। इन शॉर्ट में समझ गए। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास को परिचय दे। इस अवधि की कौन कौन सी बात आपको प्रभावित करती है? एक सेकेंड, हाँ थोड़ा माउस खिसक नहीं रहा है। कह रहे जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास का परिचय दे। इस अवधि की कौन कौन सी बातें आपको प्रभावित करती है? पहले क्वेश्चन समझिए। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण के जो छात्र जीवन था, जो स्टूडेंट लाइफ था, उस टाइम अमेरिका में वो कैसे कैसे रहे, कहाँ कहाँ प्रवास किए, कहाँ गए, कैसे गए, क्या किए, उनके बारे में बोल रहे हैं कि आप थोड़ा सा परिचय दीजिए, हमको बताइए कि आप क्या जानते हैं। फिर कह रहा है कि इसी अवधि के दौरान आपको कौन सा ऐसी बात है जो ज़्यादा छू रहा है मन में, कि हाँ एक ऐसा डेडिकेटेड स्टूडेंट हर आदमी को होना चाहिए। ऐसा घटना हुआ है जो लगता है कि नहीं, मतलब ऐसा संघर्षपूर्ण विद्यार्थी सबको होना चाहिए। तो चलिए हम क्या आंसर दिए, मेरे आंसर देखिए। जयप्रकाश नारायण का प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुआ था। 1921 ईस्वी की जनवरी महीनों में इंटर साइंस के छात्र थे। जब आपसे पूछा जाएगा कि 1921 ईस्वी में वो किस क्लास के विद्यार्थी थे, तो इंटर साइंस के थे।
और उनका स्टार्टिंग जो पढ़ाई होता है 8-9 प्रारंभिक यानी मिडिल हाई स्कूल ये सब घर पर ही हुआ था। इंटरव्यू वहाँ घर पर ही हुआ था। उसी समय गांधी जी के असहयोग आंदोलन 1921 टाइम में, उसी 1922 में वैसे हुआ था असहयोग आंदोलन, लेकिन उसी टाइम जब शुरुआती हुआ तो कहा गया कि असहयोग आंदोलन 1921 से 1922 के बीच में हुआ था। तो गांधी जी जब असहयोग आंदोलन के उन्होंने बुलाया उनको, तो वो गए थे उनके बुलावे पर, कि उसी समय गांधी जी के असहयोग आंदोलन के बुलावे पर असहयोग किया। ठीक 1.5 साल बाद या 1.5 वर्ष बाद के फूलदेव सहाय वर्मा के प्रयोगशाला में वर्मा के चले गए, ताकि अच्छा वर्मा यहाँ होगा, फूलदेव सहाय वर्मा के पास, यहाँ लिख लीजिएगा, के पास चले गए, ताकि यहाँ छूटा हुआ है के पास, यहाँ लिख लीजिएगा। ठीक 1.5 वर्ष बाद वे फूलदेव सहाय वर्मा के पास चले गए, ताकि प्रयोगशाला में कुछ करे एवं कुछ सीखे। उनके माता पिता ने कहा कि एक जो प्रयोगशाला में कार्य करता था, तो कहा कि तुम फूलदेव सहाय वर्मा के पास चले जाओ, ताकि तुम कुछ प्रयोगशाला में कुछ अपना एक्सपेरिमेंट कर सको, कुछ सीख सको, कुछ कर सको। फिर उसके बाद वे बिहार विद्यापीठ परीक्षा पास किए। फिर बचपन में स्वामी सत्यदेव जी के भाषण में कहा गया था कि मजदूरी करके पढ़ाई कर सकता है। अमेरिका में मतलब कहा गया था कि उनको याद था कि एक बार वो बचपन में सुने थे कि और पढ़ाई करना है, तो सुने थे कि अमेरिका में बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। लेकिन सत्यदेव जो यहाँ पर दिया हुआ है, स्वामी सत्यदेव, उन्होंने भाषण में कहा था कि मजदूरी करके भी पढ़ाई कर सकता है, और उनका इच्छा था कि हम अमेरिका में पढ़ें। तो उनका इच्छा थी कि वो आगे की पढ़ाई अमेरिका में करें, जिसके कारण उनको अमेरिका के बागानों में, कारखानों में, जानवरों के कारखानों में, जहाँ जानवर को मारा जाता था, उस समय काम करना पड़ा। वो छुट्टियों में इतना काम कर लेते थे कि अपना पेट पालन कर सके। मतलब उस पढ़ाई के साथ साथ वो अलग से काम करते थे, किसी के कारखाना में, कोयला कारखाना में, तो जूता के कारखाना में, तो मरा हुआ जानवर के कारखाना में। यहाँ जो दिखाया गया है बागानों में, जैसे फूल बगीचा में जो कटिंग करता है फूल सबको एक रंग, अपना जो काम हुआ, पानी पटाना, बागानों में, कारखानों में, जानवर के कारखाना में जहाँ पर हड्डी सब निकाला जाता है, चमड़ा सब उधेड़ जाता है, मतलब इस तरह का नीच नीच काम भी किए हैं। यहाँ तक कि जब हर रविवार को छुट्टी मिलता था, वो छुट्टियों में इतना काम छुट्टी के दिन भी, रविवार के दिन भी वो क्या करते थे कि रेस्टोरेंट में काम करते थे। वो छुट्टियों में इतना काम कर लेते थे कि अपना पेट पालन कर सके। एक कोठरी मिला था उनको, एक कोठरी कई आदमी मिलकर रहते थे कोठरी में, ताकि कोठरी का किराया कम लगे। रविवार को भी छुट्टी नहीं करते थे वो, बाकी समय होटल में बर्तन धोते थे या कभी वेटर का काम करते थे। एक ही रजाई में 2-3 लड़के का गुजारा होता था। समझिए कि अमेरिका जो उधर कितना ठंड पड़ता है, और वर्षों लग जाता था कपड़े खरीदने में। फिर जैसे तैसे पढ़ाई पूरी किए तो उन्हें छात्रवृत्ति मिली, और कुछ महीनों बाद उसी डिपार्टमेंट में पढ़ाने लगे। इसी तरह साथ कैलिफोर्निया, बर्कले, जिन जगह का नाम है, विलिकन्स, मेडिसन आदि कई विश्वविद्यालय में अध्ययन किए। इस तरह अमेरिका में इनका प्रवास रहा। देखिए कैसे इनका जर्नी रहा है अमेरिका में, किन किन हालातों से ये गुजरे हैं। कभी वेटर का काम करके, तो कभी जूता साफ करके, तो कभी चमड़ा उधेलने का काम करके, तो कभी होटल में बर्तन धो के। तो अपना पार्ट टाइम जॉब करके साथ साथ क्या करते थे, पढ़ाई भी करते थे। और अगर वो पढ़ाई पूरी कर करके उसके बाद लास्ट में क्या हुआ, उन्होंने जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई कंप्लीट की, उसके बाद उनको एक छात्रवृत्ति मिला। छात्रवृत्ति के तहत उन्होंने थोड़े दिन बाद जिस विश्वविद्यालय से पास किए थे, उसी विश्वविद्यालय में पढ़ाने लग गए। फिर आगे जाके उसका जर्नी रहा इस तरह, जो हमको बताएगा कि अमेरिका में वो कैसे कैसे जीवन यापन किए हैं, उसी के बारे में बताया। तो हमने देखा कि जयप्रकाश नारायण जी कितना कष्टकार पढ़ाई किए हैं। आज के जनरेशन में ऐसा नहीं होता है। आजकल सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन फिर भी पढ़ना नहीं चाहता है लोग, मेहनत करना नहीं चाहता। आज वीडियो भी है आप लोग के सामने, लेकिन एक बार देखेंगे उसके बाद भूल जाएंगे। क्योंकि जो अगर आज का जो फैसिलिटी अगर उस ज़माने में रहता, तो पता नहीं वो लोग क्या से क्या बने रहते। और एक तो महान व्यक्ति थे ही, उसके बाद भी क्या पता नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन आजकल के इस विद्यार्थी सब में, या हम ही क्यों ना हो, हम लोग में ऐसा डेडिकेटिव नहीं है कि हम लोग इतना पढ़ सकें। बहुत स्ट्रगल किए हैं ये लोग। चलिए हम जान लिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है,
जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए। हमको क्वेश्चन कहा गया है कि जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों शामिल नहीं हुए थे, क्या वजह था, ये बताने के लिए। चलिए आंसर हम क्या लिखे हैं बता रहे हैं, सुनिए पहले। जयप्रकाश नारायण ने लेनिन से सीखा था कि जो गुलाम देश है वहाँ के जो कम्युनिस्ट हैं उनको हरगिज़ वहाँ की आज़ादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए, क्योंकि लड़ाई का नेतृत्व बुजुर्गों वर्ग के हाथ में होता है, पूंजीपतियों के हाथ में होता है। अतः कम्युनिस्टों को अलग नहीं रहना चाहिए, अपने को आइसोलेट नहीं रहना चाहिए। जयप्रकाश देश की आज़ादी की खातिर, देखिए यहाँ तक हम कह रहे हैं कि जो इनका मेन मुद्दा क्या है, पहले तो वो कम्युनिस्ट पार्टी में ही थे, मतलब पार्टी में नहीं थे, कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ ही थे कि ज़्यादा उनका सोच था। लेकिन बाद में जब भारत आए तो कम्युनिस्ट पार्टी का इधर ज़्यादा वो दूसरे की बात नहीं समझ रहे थे, एक दूसरे से आइसोलेट का मतलब ये होता है कि इस तरह की हमारे भारत में क्रांति की एकदम दौड़ चला है, लेकिन क्या करते हैं कम्युनिस्ट पार्टी वाला कुछ नहीं ध्यान देते, कि किसी का बात नहीं समझ रहे थे, ना भागीदारी दे रहे थे, ना छोटे लोग का बात सुन रहे थे, ना उसमें देख रहे थे कि क्या हो रहा है कि क्या नहीं हो रहा है। तो इस वजह से वो कहा कि जिस तरह तत्पर है कांग्रेस पार्टी उस तरह ये कम्युनिस्ट पार्टी तत्पर नहीं है कोई किसी चीज़ का बात सुनने के लिए या आज़ादी दिलाने के लिए। तो इसलिए ये कम्युनिस्ट पार्टी पे अपना ज्वाइन नहीं किए, लेकिन क्या किए, जयप्रकाश देश की आज़ादी के खातिर कांग्रेस में शामिल हुए, क्योंकि कांग्रेस देश का नेतृत्व कर रही थी, क्योंकि आज़ादी के लिए लड़ाई सिर्फ कांग्रेस ही लड़ रही थी, कम्युनिस्ट पार्टी नहीं लड़ रही थी। था उनको क्या कि जयप्रकाश नारायण जी का कि हमको आज़ादी दिलाना है, हमको गुलाम से हटना है, हमको गुलामी वह शब्द हटाना है, हमको आज़ाद होना है। तो इसीलिए उन्होंने कांग्रेस चुना और कम्युनिस्ट पार्टी नहीं चुना। वजह क्या था कि कम्युनिस्ट पार्टी अपना ध्यान नहीं दे रहे थे, वो आइसोलेट अपने से मतलब रखते थे, किसी से मतलब नहीं, सिर्फ मतलब छोटे जाति या छोटे लोग या जो क्या हो रहा है हमारे देश के अंदर उसको कोई मतलब नहीं था। तो इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी नहीं ज्वाइन किए। समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। चलिए प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। एक प्रसंग दिया है, पाठ के आधार पर प्रसंग स्पष्ट करने के लिए दिया है। पहला है, अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन हैं जो जनता के शांतिमय कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारियां करते हैं, उन पर लाठी चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं। एक प्रसंग दिया गया है, कह रहा है कि जो डेमोक्रेसी मीन्स क्या होता है, लोकतंत्र। जो लोकतंत्र का दुश्मन है वो क्या है, वो जनता को शांति में कार्यक्रम में बाधा डालते हैं, उनकी गिरफ्तारियां पर क्या लाठी चार्ज करते हैं, गोलियां चलाते हैं। तो इनका मतलब क्या है कि जो हमारा लोकतंत्र होना चाहिए कैसा होना चाहिए, एकदम फ्रीडम फाइटर, एकदम फ्री होना चाहिए, किसी चीज़ का दबाव नहीं होना चाहिए। अगर हम आज कोई चीज़ के लिए स्ट्राइक कर रहे हैं, अगर हम आंदोलन कर रहे हैं तो हमको शांतिपूर्ण आंदोलन करने की व्यवस्था दिया गया है हमारे संविधान में। ऐसा नहीं था, अगर लोकतंत्र हम ऐसा कर रहे हैं तो अभी भी ऐसा नहीं है। अभी भी कुछ भी चीज़ के लिए हम लोग अगर करते हैं स्ट्राइक या कुछ भी करते हैं तो हम लोग को मार के या भगा दिया जाता है, या तो पुलिस लाठीचार्ज करके उसको उठा देता है। इसी प्रसंग पर कह रहे हैं कि आप इससे क्या समझते हैं। चलिए हम इसका आंसर देखते हैं कि क्या लिखे हैं हम। पहले जो भी प्रसंग रहेगा तो हमको कैसे लिखना है, हम पहली वीडियो में भी बताए थे। प्रस्तुत पंक्तियाँ महान समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति शीर्षक भाषण से ली गई है। हमें जो भी टॉपिक दिया जाएगा, जो भी प्रसंग दिया जाएगा, हमें ध्यान रहना है कि किस चैप्टर से लिया गया है, किस खंड से लिया गया है, वो चीज़ हमको पहले लिखना है ताकि आकर्षक रहे। आपका एग्ज़ाम में जब आप लिखिएगा तो आपको दूसरे विद्यार्थी से डिफरेंट लगे कि हाँ उनको कुछ आता है, मतलब हाँ। चलिए इन पंक्तियों में जयप्रकाश नारायण ने लोकतंत्र के दुश्मनों का वर्णन किया है। कह रहे हैं कि वही बात कि जो लोकतंत्र के दुश्मन है, कि जो हमको लोकतंत्र जानते हैं कि एकदम फ्री मिला है, सब कुछ का हमको अधिकार है, और जो उनका दुश्मन है उसके बारे में वर्णन किया है। जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि तत्कालीन सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए यह बात कहते हैं कि प्रसंग यह है कि एक पुलिस के उच्चाधिकारी ने कहा कि नाम लेना यहाँ ठीक नहीं होगा, कि मैंने दीक्षित जी मुँह से सुना है कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। तब जयप्रकाश नारायण यह सोचते हैं कि यह सारा जयप्रकाश के लिए क्यों होता है।
उनके नेतृत्व में यह प्रदर्शन और यह सभा होने वाली है। क्यों लोगों को रोकते हैं आप? जनता से घबराते हैं आप। जनता के आप प्रतिनिधि हैं। किसकी तरफ से शासन करने बैठे हैं आप? आपकी हिम्मत की पटना में आने से लोगों को रोक ले आप। यहाँ लोकतंत्र है और लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति को शांतिपूर्ण सभा करने का अधिकार है। अगर सरकार मना करती है तो ऐसा करने में तो निकम्मेपन का प्रतीक होता है। कुछ ऐसा आदमी दिया गया है जिन्होंने उनको मना किया, तो उन्होंने नाम नहीं लिया है, बस ये हाइड करके बोला गया है कि जो भी हमको रोक रही है, चाहे आज की बात हो चाहे पुराने की बात, जिस टाइम स्वतंत्रता दिलाने की बात था, जो भी हमको रोक रहा है अगर कोई कुछ काम करने में या कोई भी चीज़ करने में, तो वो हमको क्यों करे? जो हमारा अधिकार है हम लोग से क्यों डरते हैं? आप हमको क्यों भगाते हैं? आप हमें कोई शांतिपूर्ण काम क्यों नहीं करने देते? हमें अधिकार क्यों नहीं मिलता है? अगर ऐसा करने में हमको कोई रोक रहा है तो इसका मतलब ये सरकार निकम्मेपन का प्रतीक होता है। सरकार अच्छी नहीं है, सरकार अपनी कमजोरियाँ छिपा रही है। उनका कहने का मतलब यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ख, व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ना है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। एक प्रसंग दिया गया है, व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है। मतलब पर्सनली किसी से हमको झगड़ा नहीं है, हमको जो पॉलिसी दिया गया है उससे झगड़ा है। हमको सिद्धांत, जो हमारा सिद्धांत दिया गया है उससे झगड़ा है। जो कार्य हो रहा है उससे झगड़ा है। जो काम चल रहा है उससे झगड़ा है। ये प्रसंग का मतलब कह रहा है समझाएं। पहले आप क्वेश्चन समझ गए, इसका आंसर देखिए। कह रहा है प्रस्तुत वाक्य जयप्रकाश नारायण के भाषण संपूर्ण क्रांति से लिया गया है। जब वो भाषण कर रहे थे, संपूर्ण क्रांति एक भाषण ही है। आपसे पूछा जाएगा कि संपूर्ण क्रांति क्या है, तो एक भाषण है। जिस तरह आप इससे पहले आप पढ़े होंगे, पहले मैं बताई होंगी कि निबंध था। सबका अलग अलग रहता है कि कोई चैप्टर पढ़ाए हैं अभी से जस्ट पहले निबंध के बारे में, अभी हम पढ़ा रहे हैं भाषण के बारे में कि जयप्रकाश नारायण जी भाषण दे रहे हैं और वो बोल रहे हैं संपूर्ण क्रांति क्या है। इसी तरह इसमें से कुछ ऐसा वर्ड निकला है जो हमको समझाने के लिए कहा गया है। तो प्रस्तुत वाक्य जयप्रकाश नारायण के भाषण संपूर्ण क्रांति से लिया गया है। आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण के कुछ ऐसे मित्र थे जो चाहते थे कि जेपी और इंदिरा जी में मेल मिलाप हो जाए। देखिए उन्होंने फर्स्ट में ही लिख दिया है कि हमें व्यक्तिगत हमको किसी से झगड़ा नहीं है। हमको जो काम हो रहा है, जो कार्य हो रहा है, जो सिद्धांत चल रहा है उससे हमको झगड़ा है। लेकिन कुछ ऐसे मित्र थे जिन्होंने कहा था कि जो अनबन चल रही थी जेपी यानी कि जयप्रकाश नारायण जी में और इंदिरा जी में कि मेल मिलाप हो जाए। तो उनका कहना है, इसी प्रसंग में जेपी ने कहा है कि उनका किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है। सही कहा है, चाहे वह इंदिरा जी हो या कोई और हो, उन्हें तो नीतियों से झगड़ा है, इस सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। जो कार्य गलत होंगे, जो नीति गलत होगी, जो सिद्धांत गलत होंगे, चाहे वो कोई भी करे, वे विरोध करेंगे। अभी चाहे इस बात को अभी भी आप अपना सकते हैं या पहले भी अपना सकते हैं। अभी भी जो भी काम होता है, जो भी नेता काम करते हैं, अगर हमको वो काम अच्छा नहीं लगे तो हम स्वतंत्रता पूर्वक उस चीज़ को विरोध कर सकते हैं। हमको कोई नहीं रोक सकता है कि आप ये हैं या ये मेरे फेवर में है या मेरे फेवर का नेता है तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं, हमको अगर सिद्धांत अच्छा नहीं लग रहा है, हमको कार्य अच्छा नहीं लग रहा है तो हम विरोध कर सकते हैं। उसी तरह जयप्रकाश नारायण जी करें कि हमको इंदिरा जी से कोई गलती नहीं है, इंदिरा जी से हमको कोई झगड़ा नहीं है। हमको झगड़ा है सिर्फ सिद्धांत से, उनके कार्य से। जो कार्य जो होना चाहिए लोकतंत्र में वो कार्य नहीं हो रहा है। समझ में आ गया? चलिए प्रश्न नंबर 5 पे चलते हैं कि बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया है। देखते हैं कि क्या किया है। चलिए आंसर है, जेपी ने अपने भाषण में बापू एवं नेहरू जी की विशेषता का उल्लेख किया है कि जयप्रकाश कहते हैं कि जब हम नौजवान थे तब उस जमाने में क्या ज़रूरत होती थी कि हम लोग की बापू के सामने हमें कहते कि हम नहीं मानते थे। बापू यह बात, एक सेकेंड, ये माउस काम नहीं कर रहा है, एक सेकेंड। हम नहीं मानते बापू यह बात, और बापू में इतनी महानता थी कि वे बुरा नहीं मानते थे, फिर भी बुला। देखिए इनका कहने का मतलब है कि जयप्रकाश कहते कि जब हम नौजवान थे तब उस ज़माने में यह ज़रूरत होती थी हम लोग की कि बापू के सामने हम कहते थे कि हम नहीं मानते। जैसे कि उनका कहना है कि बापू यह बात हम नहीं मानते, मतलब आप जो कह रहे हैं उस चीज़ को हम नहीं मानते हैं,
जेपी कह रहे हैं। तो और बापू में इतनी महानता थी कि वो बुरा नहीं मानते थे। जैसे कि अगर कोई मेरा बात को कोई ठुकरा दे तो आपको थोड़ा बुरा लग सकता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन बापू में वो इतने ग्रेटेस्ट थे कि उनको एकदम बुरा नहीं लगता था। वो अपने आप में सुधारते थे, फिर भी बुलाकर हमें प्रेम से समझाना चाहते थे और समझते थे। वो हमको समझाते थे और मेरी बात वो समझते थे। जेपी कहते हैं कि जवाहरलाल मुझे मानते बहुत थे, मैं उनका बड़ा आदर और प्रेम करता था, परंतु उनकी कटु आलोचना भी करता था, लेकिन बड़प्पन था कि वे बुरा नहीं मानते थे। देखिए जिस तरह क्या है कि गांधी जी भी बुरा नहीं मानते थे, वो भी नहीं बुरा मानते थे, जवाहरलाल नेहरू भी बुरा नहीं मानते थे। बड़प्पन था कि वे बुरा नहीं मानते थे। अक्सर हमारी आलोचनाओं का बुरा नहीं माना, उनके साथ जो मतभेद था वह पर राष्ट्र की नीतियों को लेकर था। कह रहे हैं कि जो जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी के साथ जो भी होता था तो हमको पर्सनली झगड़ा नहीं था, जो भी था वो राष्ट्र की नीतियों को लेकर झगड़ा था। और वो लोग इतना बड़प्पन था, उन लोगों में इतना बड़प्पन था कि जो भी हम बुराई करते थे वो बुरा नहीं मानते थे, उस बात को समझते थे और हमको भी समझाते थे एकदम। और कोई लड़ाई नहीं थी पर्सनली। कहने का मतलब इस क्वेश्चन का यही है कि बापू और नेहरू के किस विशेषता के उल्लेख जेपी ने, ये विशेषता है बापू और नेहरू जी का, जिन्होंने जयप्रकाश नारायण जी ने व्याख्या किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं। अगर आप लोग सुन रहे हैं तो हम कहेंगे कि पहले एक बार वीडियो को सुनिए फिर उसके बाद लिखिए, क्योंकि सुनी हुई बात जल्दी समझ में आती है, देखी हुई बात बाद में समझ आती है। पहले आप सुनिए फिर बाद में लिखिएगा। या तो ऐसा कीजिए, हर क्वेश्चन आंसर को एक बार सुनिए फिर लिखिए, एक बार सुनिए एक बार लिखिए। या तो क्या कीजिए, पूरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए, या तो क्वेश्चन वाइज सुन करके लिखिए। चलिए प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं। भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? क्या आप जेपी से सहमत हैं? इसे दूर करने के लिए क्या सुझाव देंगे? कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है, और जो जेपी जो दिए हैं हमको उस चीज़ से सहमत है जो बता रहे हैं, इसे दूर करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे, हमसे कहा गया है। तो उत्तर देखिए, हमारी नज़र में भ्रष्टाचार की जड़ सरकार की गलत नीतियां हैं। सही बात है, अगर सरकार सही पॉलिसी नहीं जारी करेंगे तो वो भ्रष्ट ही न होगा। इन गलत नीतियों के कारण भूख है, महंगाई है, भ्रष्टाचार कोई काम जनता का नहीं निकालता है बगैर रिश्वत दिए। भ्रष्टाचार यही हुआ, एक सीधी सी बात कही जाए तो भ्रष्टाचार वही हुआ कि भ्रष्ट है पूरा सरकार, या मतलब पूरा नीति भ्रष्ट है। अगर हमको हर चीज़ काम के लिए अगर पैसा हर मोड़ पे देना जाए, घूस देना पड़े, करप्शन हो, तो ऐसी सरकार या ऐसी नीति ऐसी लेकर के हम क्या करेंगे? जबकि हमको लोकतंत्र में ऐसा कुछ नहीं है, हमारे लिए ही सरकार बनी है। लोकतंत्र क्या होता है? लोग के लिए, लोग के द्वारा, लोगों का। तो जब लोगों का भलाई नहीं हो, लोगों के लिए नहीं हो, तो ऐसा सरकार ऐसा चीज़ हम क्या करेंगे? ऐसा नियम कानून हमारे लिए क्या है? चलिए, सरकार कह रहा है सरकारी दफ्तरों में, बैंकों में, हर जगह टिकट लेना है, उसमें जहाँ भी हो रिश्वत के बगैर काम नहीं होता है। हर प्रकार के अन्याय के नीचे जनता दब रही है, शिक्षण संस्थाएं भ्रष्ट हो रही है, हमारे नौजवानों का भविष्य अंधेरे में पड़ा हुआ है, जीवन उनका भ्रष्ट हो रहा है। इस प्रकार चारों ओर भ्रष्टाचार व्याप्त है। इसे दूर करने के लिए समाजवादी तरीके से सरकार ऐसी नीतियाँ बनाए जो लोक कल्याणकारी हों। सही बात है, लोक कल्याणकारी। हम पहले भी बोले और अभी भी बोल रहे हैं कि लोकतंत्र का मतलब होता ही है कि लोक कल्याणकारी नियम लाना। जब आप लोग के लिए या जनता के लिए कल्याणकारी नियम पॉलिसी नहीं बना रहे हैं, बना हुआ, ये तो बना हुआ है, जब आप अच्छा से नहीं कर रहे इम्प्लीमेंट, तो ये तो बहुत गलत बात है। इसमें तो सबका भविष्य बिगड़ रहा है, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे बच्चे वर्ग हो, हर पीढ़ी का क्या है, भविष्य खराब हो रहा है। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ताकि अच्छा से अच्छा पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो, ताकि सब अच्छा से रहे और जो भी हमारा मांग है वो टाइम पे पूरा हो जाए। इसमें रिश्वत देने की कोई बात ही नहीं रहे। चलिए प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है? अब हमसे रिलेटिविटी पूछा गया है कि दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है, क्या रिलेशन है। चलिए देखते हैं। दल विहीन लोकतंत्र सर्वोदय विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है और ग्राम सभाओं के आधार पर दल विहीन प्रतिनिधित्व स्थापित होता है। दल विहीन लोकतंत्र तो मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में से है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे राज स्टेट का क्षय होता जाएगा और अंत में एक स्टेटलेस सोसाइटी काम
कायम होगी। वह समाज अवश्य लोकतांत्रिक होगी, बल्कि उसी समाज में लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप प्रकट होगा और वह लोकतंत्र निश्चय ही दल विहीन होगा। कहने का मतलब है कि दल विहीन लोकतंत्र और साम्यवाद में कैसा संबंध है। दल विहीन लोकतंत्र सर्वोदय विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है और ग्राम सभाओं के आधार पर ये प्रतिनिधित्व स्थापित होता है। दल विहीन लोकतंत्र में क्या होता है, मार्क्सवाद और लेनिनवाद के उद्देश्यों में से हैं। और मार्क्सवाद के अनुसार समाज क्या होता है कि जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होता है, राज स्टेट का क्षय होता जाएगा। जैसे जैसे क्या होता है कि समाज किधर बढ़ेगा, साम्यवाद की तरफ, उस तरह क्या होगा, हमारा जो राज है वो क्षय होता जाएगा, मतलब कमज़ोर होता जाएगा। और अंत में क्या होगा, एक स्टेटलेस, यानी कि जो राज नहीं रहेगा, कोई स्टेटस नहीं होगा, उस सोसाइटी काम हो जाएगी और वह समाज अवश्य लोकतांत्रिक होगी और बल्कि उसी समाज में लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप प्रकट होगा और वह लोकतंत्र निश्चय ही दल विहीन होगा। यानी कहने का मतलब है कि ऐसा दल होना चाहिए जिसमें लोकतंत्र के बारे में बात किया हो, जिसमें लोकतंत्र लोकतांत्रिक रहे। एक ऐसा प्रतिनिधित्व जारी करना है जिसके अंदर हमको लोकतंत्र के बारे में बताया गया है कि लोकतंत्र के हित में हो, लोगों के लिए हित में हो, जनता के लिए हित में। एक लेनिन और मार्क्सवादी जैसा हमको समाज नहीं चाहिए। लेनिनवादी क्या था और मार्क्सवादी क्या था कि अपने से, जो कम्युनिस्ट पार्टी था वो अपने से मतलब, अपने आप से मतलब रखता था। ऐसा हमको सरकार या ऐसा हमको दल नहीं चाहिए। हमको दल विहीन चाहिए जिसमें कोई पार्टी वगैरह नहीं हो, एकदम जो ऐसा हो स्वच्छ सरकार हो जो हमारे जनता के ऊपर पूरा भलाई के लिए काम करता हो। चलिए समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। 8वां क्वेश्चन है, संघर्ष समिति से जयप्रकाश नारायण की क्या विशेषता है। संघर्ष समिति से जयप्रकाश नारायण की क्या विशेषता है। चलिए, जो संघर्ष समिति है उसमें क्या संघर्ष समिति से जयप्रकाश नारायण की क्या अपेक्षा है, मतलब क्या आशाएं हैं उनका, क्या राय, मतलब क्या वो आशा कर रहे हैं कि इस जो उनका समिति बना हुआ है उससे क्या उनका आशा है। चलिए हम देखते हैं क्या आंसर दिए हम। संघर्ष समिति से जयप्रकाश नारायण की निम्नलिखित अपेक्षाएं हैं। पहला है कि सभी संघर्ष समिति मिलकर चुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा करे अथवा जो उम्मीदवार खड़े किए जाए उनमें से किसी को मान्य करे, पहला। दूसरा है, चुनाव में इन समिति द्वारा खड़ा किया गया जो भी उम्मीदवार जीते उनको भावी कार्यक्रम पर नज़र रखने का काम या समितियां करेंगी। तीसरा, यदि कोई प्रतिनिधि गलत रास्ता चुनता है तो ये समितियां उसको इस्तीफा देने के लिए बाध्य करेगी। चौथा है, इन संघर्ष समितियों का काम केवल शासन से संघर्ष करना ही नहीं बल्कि समाज के हर अन्याय और नीति के विरुद्ध संघर्ष करना होगा। पाँचवां है, इन समिति का कार्य सभी अफसरों तथा कर्मचारियों के विद्यमान घूसखोरी के विरुद्ध संघर्ष करना भी होगा। छठा है, जिन बड़े बड़े किसानों ने बेनामी या फर्जी बंदोबस्तियों की है उनका विरोध का भी समितियाँ करेगी। और सातवां है, गाँव में तरह तरह के अन्याय होते हैं, वे समिति उन्हें अन्याय को भी रोकेंगी। देखिए ओवरऑल बता रहे हैं कि उनका जो आशा है, जो इच्छा है, कर रहे हैं कि जो भी हम समिति के अंदर जो भी लीडर खड़ा करेंगे पहले उसको वोट दिया जाए, फिर उसको खड़ा किया जाए और जो भी वो काम करेंगे एकदम भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, लोक हित में करेंगे और जो भी बुराइयां हैं हमारे समाज में वो दूर करेंगे, हर क्षेत्र में वो ध्यान देंगे। मतलब जो आशाएं हैं ऐसा हो तभी हमारा क्या होगा, संघर्ष समिति का क्या जो है लीडर होगा वो मेरा इच्छा पूरा होगा। उनका कहने का मतलब ये था। तो आप लोग ये 7 पॉइंट है, 7 पॉइंट को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से समझिएगा और ये लिख लीजिएगा, रट लीजिएगा, समझ लीजिएगा। वैसे हम समझा ही दिए कि कहना क्या चाह रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा 8वां था और ये क्वेश्चन 9 है। जयप्रकाश नारायण के इस भाषण से आप अपना सबसे प्रिय अंश चुनें और बताइए कि वह सबसे अधिक प्रभावी क्यों लगा। जो हम आप लोग को बताए हैं कि संपूर्ण क्रांति, बार बार बोल रहे हैं कि संपूर्ण क्रांति क्या है, एक भाषण है। और इस भाषण में जिन्होंने जो शब्द बताया है तो बोल रहे कि आपको कौन ऐसा सबसे प्रभावी दिखा है, जो सबसे अट्रैक्टिव लगा है, वो हमको बताइए। तो किताब में दिया गया था, इस भाषण में हमारा सबसे प्रिय अंश निम्नलिखित है। मित्रों, अमेरिका के बागानों में मैंने काम किया, कारखानों में काम किया, लोहे के कारखानों में काम किया जहां जानवर मारे जाते हैं, उन कारखानों में काम किया। जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था छुट्टियों में काम करके इतना कमा लेता था कि कुछ खाना हम 3-4 विद्यार्थी मिलकर पकाते थे और सस्ते में हम लोग खा पी लेते थे।
एक कोठरी में कई आदमी मिलकर वह रह लेते थे, रुपया बचा लेते थे, कुछ कपड़े खरीदने, कुछ फीस के लिए, और बाकी हर दिन रविवार को भी छुट्टी नहीं। 1 घंटा रेस्टोरेंट यानी कि रेस्टोरेंट में, होटल में या तो बर्तन धोया या वेटर का काम किया, तो शाम को रात का खाना मिल गया, दिन का खाना मिल गया। बराबर 2-3 लड़के, कितने वर्षों तक 2 चारपाई नहीं थी। कमरे में एक चारपाई पर मैं और कोई अमेरिकन लड़का रहता था। हम दोनों साथ सोते थे, एक रजाई हमारी होती थी। इसी गरीबी में मैं पढ़ रहा हूँ। इतवार के दिन यानी कि रविवार के दिन कुछ और टाइम में यह जो होटल का काम है उसको छोड़ के जूते साफ करने का काम, शू शाइन पार्लर में उसे लेकर के कमोड साफ़ करना। कमोड मतलब समझते हैं, टॉयलेट साफ़ करने का काम होटलों में काम करता था। वहाँ जब भी बीए पास कर लिया तो स्कॉलरशिप मिल गई। 3 महीने बाद असिस्टेंट हो गया और डिपार्टमेंट में ट्यूटोरियल यानी कि जो शिक्षक है पढ़ाने का, ट्यूटोरियल क्लास यानी कि अपना जो क्लास दे रहे हैं, पढ़ाने का क्लास कर रहे हैं, लेने लगा। तो कुछ आराम से रहा। इसी बीच में इन लोगों से पूछिए मेरा इतिहास, ये जानते हैं और जानकर भी मुझे गालियाँ देते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा जीवन इतना स्ट्रगल रहा है, फिर भी ये जानबूझकर लोग हमको गालियाँ दे रहे हैं। अभी जो जूता साफ़ करना, टॉयलेट साफ़ करना, कभी आराम नहीं करना, जब भी टाइम मिला है स्कूल कॉलेज से, तो उस टाइम में क्या होता है, बाकी टाइम में वो ओवर टाइम करते थे और उस टाइम में अपना पैसा और फीस या रहने का खाने का फीस निकालते थे। तो ये जानकर भी लोग हमें गालियाँ देते हैं। अतः यह अंश हमसे सबसे अधिक प्रभावी इसलिए लगा क्योंकि इसमें एक विद्यार्थी देखिए यही बात है कि हमको पूछा ही गया कि आपको कौन ऐसा वर्ड है, कौन ऐसा शब्द है, कौन ऐसा वाक्य है जो आपको बहुत प्रभावी लग रहा है। तो हमको यही भाषण ये जो लाइन है जिन्होंने स्ट्रगल किया है स्टूडेंट लाइफ में, ये हमको ज़्यादा प्रभावी लगा है, तो इसलिए हम लिखे हैं। अतः यह अंश हमें सबसे अधिक प्रभावी इसलिए लगा क्योंकि इसमें एक विद्यार्थी के कठोर परिश्रम और शिक्षा प्राप्ति के प्रति सच्ची लगन का चित्रण है। देखिए, जिसको जो कहता है ना कि जो अगर चाह हो ना तो जैसे भी करके लोग पढ़ ही लेता है। अगर आपको नहीं करना रहता है वो चीज़ तो आप 10 बहाना मारेंगे, लेकिन अगर आपको चीज़ करना है या तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है या तो लिखना है। कोई भी जस्ट एग्जाम्पल लीजिए, अगर आपको अच्छे नंबर से पास करना है तो आप ढूंढ करके कहीं से कहीं करके आप ऊपर कर ही लेंगे कि हमको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या एग्ज़ाम में आएगा, या कोई भी टारगेट हो तो उस टारगेट को अगर आपको चाह है कि हमको पूरा करना है तो आप चाहे दुनिया में कोई भी कायनात हो, आप हर चीज़ आपको वो अगर आप शुरू कर देंगे ना तो आपको काम मिलाने के लिए कहेगी कि हाँ जरूर भगवान भी साथ देंगे। उसी तरह जयप्रकाश नारायण जी ने कहा कि जो मेरा स्ट्रगल रहा है उसके साथ साथ हमने इतना हायर एजुकेशन पाया है और फिर भी लोग हमको क्या कहते हैं कि गालियाँ देती हैं। तो आज तो आप लोग समझ रहे होंगे, पहले के ज़माने में जिस टाइम वो नेता रहते तो वो गाली देते रहते, वो अपनी बात बोले हैं। वैसे हम लोग तो नहीं, हम लोग जानते हैं कि कितने बड़े आदमी हैं। जिस टाइम में वो अपना जो संघर्ष समिति चला रहे थे उस टाइम में उनका बात नहीं सुना जा रहा था, तो वो अपने भाषण दे रहे थे। तो कहा गया है, तो उनको क्या कहा गया कि मेन चीज़ क्या है कि कठोर परिश्रम। और इस चैप्टर में देने का मतलब, हमारे 12th क्लास में देने का मतलब ये है कि जिस तरह जयप्रकाश नारायण जी कठोर परिश्रम और शिक्षा प्राप्ति के लिए प्रति सच्ची लगन का जो चित्रण दिया गया है ताकि विद्यार्थी सीखे, ताकि उनसे कुछ हम सीख मिले। हर जो टॉपिक दिया गया, हर लेसन दिया गया, हर कुछ ना कुछ हमको सबक सिखाती है कि हमको उसके अंदर जो क्या गुण है हमको सीखना चाहिए, क्या हमें उनके अंदर अच्छाइयाँ हैं, हमें ऑब्जर्व करना चाहिए, वो सीखना चाहिए कि क्या लगन है। यही इसीलिए बताया गया और इसलिए बार बार पूछा गया कि आपको कौन ऐसा वर्ड है जो आपको प्रभावी लग रहा है। और सबसे जाहिर सी बात है कि ये तो हमको प्रभावी लगेगा कि इतना स्ट्रगल करके पढ़ाई करना मामूली बात नहीं है। आज के जनरेशन में ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर होगा तो 100 में 1% ही ऐसा बच्चा होता है जो इतना स्ट्रगल करके पढ़ता है, और जो पढ़ता है वही चमकता है। बिना पढ़ाई का कुछ नहीं होता है। चलिए, तो कह रहा है कि किन किन कठिनाइयों से गुजरकर जयप्रकाश नारायण जी ने पढ़ाई भी की, इसके बारे में मार्मिक अभिव्यक्ति है। तो जो मार्मिक मतलब एकदम दया वाला, एकदम सोचने वाली बात, एकदम क्या कहे जो दिल पे उतरता है कि हाँ मतलब ऐसा कठिनाइयों से गुजरकर जयप्रकाश नारायण जी ने पढ़ाई करके अपनी जो पूरा किए हैं, जो इच्छा था वो बने हैं, उसके बारे में दर्शाया गया है। तो ये लाइन था कि हम लोग को बहुत अच्छा लगा और आप लिख भी सकते हैं, एग्ज़ाम में आएगा तो आप समझ गए होंगे।
पहले समझ जाते हैं तो लिखने में हमको 10 पन्ना भी हो जाए ना तो आप लोग को अखरता नहीं है। जब आप समझेंगे नहीं तो आपको 2 लाइन लिखने में भी बहुत दिक्कत होता है। तो इसीलिए पहले आप वीडियो सुनिए फिर उसके बाद लिखिए। तो 10 लाइन भी बोलेंगे तो आपको ईजी वे लगेगा और सुने रहेंगे कहानी टाइप का लगेगा तो आप आसानी से अपना मन का भी बात मिला सकते हैं और एग्ज़ाम में भूलिएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 10। चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश जी के प्रमुख सुझाव क्या है? उन सुझावों से आप कितना सहमत हैं? चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश जी के प्रमुख सुझाव निम्नलिखित हैं। चलिए क्वेश्चन कहा गया है कि जो चुनाव में जो प्रक्रिया होता है उसमें क्या क्या सुधार होना चाहिए, उनका क्या सुझाव है, वो कह रहा है कि उनका क्या सहमत है वो हमको बताइए। तो किताब में दिया गया था उनके हिसाब से हम आंसर दे रहे हैं। चुनाव सुधार के बारे में जयप्रकाश जी के प्रमुख सुझाव निम्नलिखित हैं, यानी कि नीचे लिखा गया है। तो हम पहला देखते हैं कि उनका कहना था कि चुनाव को पद्धति में अमूल्य परिवर्तन होना चाहिए, कि जो चुनाव का जो पद्धति है उसमें थोड़ा परिवर्तन होना चाहिए। दूसरा है कि चुनाव पर होने वाला खर्च कम करना चाहिए। देख रहे हैं आजकल कितना खर्च होता है, दारू मीट मांस जो भी पैसा घर घर पैसा देता है, तो ये क्या है, ये फिजूल खर्च है। चुनाव पर होने वाला खर्च क्या करना है, कम करना है। तीसरा क्या है, गरीब उम्मीदवारों के चुनाव में भाग लेने का प्रयास करना चाहिए। आज हम लोग देखते हैं कि जो गरीब उम्मीदवार रहता है वो जीतता नहीं है। इसका वजह क्या है, खर्चा। जो ज़्यादा बलवान रहता है वो ज़्यादा खर्चा करता है और लोग लोभ में आकर के उनको वोट दे देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जो गरीब है क्या उनके पास ईमानदारी नहीं है? पैसा नहीं है तो क्या हुआ, ईमानदारी तो है। और जो गरीब नहीं है, जो पैसा से खरीद रहा है आपको वोट, क्या वो ईमानदार है? ईमानदार नहीं है, वो आपको खरीद रहा है तो वो बेईमान हुआ। बेईमान को हमको वोट नहीं देना। हमको गरीब जो ईमानदार, ऐसे गरीब को नहीं देना जो बकलोल है। जो ईमानदार है, जो लीडर लग रहा है कि हमारे लिए कुछ करेंगे, उसको हमको भाग देना है। उसको हमको मौका देना है कि हाँ वो भी आए जनता में, वो भी कुछ हमारे लिए करे। चलिए चौथा है मतदान प्रक्रिया स्वच्छ और स्वतंत्र हो। हाँ, स्वच्छ का मतलब ये है कि कोई घूस दे के नहीं दे, अपना एकदम फ्री हो कि हमको जिसको मन होगा हम उसको देंगे, कोई दबाव नहीं हो, एकदम फ्री हो, स्वतंत्र हो। और पांचवा है कि उम्मीदवार के चयन में मतदाताओं का हाथ वास्तव में हो। उम्मीदवार के चयन में मतदाता का हाथ वास्तव में हो, कि यानी कि जो मतदाता, जो वोटर है, उनका क्या चयन करेंगे, जिसको चयन करेंगे उन्हीं का वास्तव में हाथ हो, दूसरा का नहीं कि आप फोर्स किया जाए कि नहीं आप उसको दीजिए, आप उसको दीजिए, ऐसा फोर्स नहीं होना चाहिए। छठा नंबर है चुनाव के बाद मतदाताओं को अपने प्रतिनिधियों पर अंकुश हो। चुनाव के बाद मतदाताओं को अपने प्रतिनिधियों पर अंकुश हो, यानी कि जो हम जिसको वोट देके जो खड़ा किए हैं उस पर हमको बोलना चाहिए कि हम आपको जिताए हैं तो आप हमारे लिए ऐसा काम कीजिए, अंकुश हो। ठीक है, चलिए आठवां है जनसंघर्ष समिति आम राय से जनता के लिए सही उम्मीदवार का चयन करे। यानी कि जो जनसंघर्ष, वो अपना समिति के बारे में जो सलाह दे रहे हैं कि जो भी है कि आप अपना राय से जनता के ही उम्मीदवार चयन करेंगे और कोई किसी का फोर्स नहीं होगा। तो आप समझ होंगे कि क्या क्या पॉइंट था, क्या क्या सुधार करना था उनको, और अब आसानी से समझ गए होंगे। और यही प्रोसेस अभी भी चल रहा है। तो आप आज के डेट से और पुराने डेट से आप रिलेट कर सकते हैं और बहुत आसानी से आप जवाब दे सकते हैं एग्जाम हॉल में, ताकि आपको माइंड सेट हो जाए कि हमको क्या समझें इस क्वेश्चन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, दिनकर जी का निधन कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ। देखिए बाल गंगाधर जो दिनकर जी था, बाल गंगाधर का नाम लिया गया, दिनकर जी था जिन्होंने इसमें बताया गया है, जयप्रकाश नारायण जी ने उनका वर्णन किया है। उनके निधन के बारे में बोल रहे हैं कि निधन के दिन दिनकर जी जेपी से मिले थे। मतलब जो हमारे जयप्रकाश नारायण जी हैं उनसे मुलाकात हुई थी उनकी। उसी रात्रि में हुए जेपी के मित्र रामनाथ जी गोयन का, यानी कि जो इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे, के घर पर मेहमान थे। रात का दिल दौरा पड़ा। रात में जो क्या हुआ, उनको दिल का दौरा पड़ा। 3 मिनट में उनको अस्पताल पहुंचाया गया। सारी व्यवस्था थी वहाँ पर, सभी डॉक्टर सब तरह से तैयार थे, लेकिन दिनकर जी फिर से जिंदा नहीं हो पाए। उसी रात को उनका निधन हो गया। यानी कि हार्ट अटैक आया और उनको हॉस्पिटल भी ले जाया गया, लेकिन क्या हुआ कि वो नहीं बचा पाए डॉक्टर, तो वो चले गए। तो जिस दिन वो मरे थे उससे पहले वो जेपी जी से मिले थे। फिर उसके बाद जो जेपी के मित्र थे रामनाथ जी गोयंगना, जो इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे, उनके घर पे वो मेहमान उस रात वो ठहरे हुए थे। फिर लेकिन उन्हीं के घर पे क्या हुआ, हार्ट अटैक आ गया और फिर वो जब हॉस्पिटलाइज्ड हुए तो वो नहीं नाकाम रहे बचाने में डॉक्टर ने, तो वो मर गए उनका। चलिए वो मर गए, वो नहीं रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमको दिया गया है प्रश्न 2,
यानी प्रश्न दूसरा खंड है हमारा, जिसमें कहा है कि जयप्रकाश नारायण के इस भाषण से अंग्रेजी के शब्दों को चुनें और हिंदी पर्याय बताएं। मतलब हिंदी का मतलब क्या है, जो भाषण में उन्होंने जो अंग्रेजी वर्ड बोले हैं ना, उसका हिंदी बोल रहे हैं कि हिंदी क्या होगा। तो इंडियन एक्सप्रेस का मतलब होता है अखबार का नाम, एक नाम है, उसका कोई मतलब नहीं हुआ। एक इंडियन एक्सप्रेस क्या है, अखबार का नाम है। डॉक्टर मीन्स सब जानते हैं चिकित्सक है, यूथ मीन्स युवा वर्ग सब जानते हैं, डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र होता है, लेबोरेटरी मीन्स प्रयोगशाला होता है, यहाँ लाल साल लिखा है, यहाँ पर प्रयोगशाला लिख लीजिएगा। डिक्टेट मीन्स होता है बताना, किस चीज़ को बताना, डिक्टेट करना। असिस्टेंट मीन्स होता है सहायक। नॉन गजेटेड मीन्स होता है गैर राजनीति, गैर राजपत्रित। डाइवर्सन मीन्स होता है रुकावट। अंडरग्राउंड मीन्स होता है भूमिगत। यूनिवर्सिटी मीन्स होता है विश्वविद्यालय। रेस्तरां मीन्स होता है होटल। डिपार्टमेंट मीन्स होता है विभाग। आईएससी मीन्स होता है अंतर माध्यमिक विज्ञान, हमको आपको बता दिए हैं। इंटर साइंस होता है, आप इसको ये बोल सकते हैं आईएससी मीन्स इंटर साइंस, आईएम मीन्स इंटर आर्ट और आईकॉम मीन्स इंटर कॉमर्स, सब जानते हैं, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। रेक्यू असिस्टेंट मीन्स होता है सहायक राजस्व अधिकारी। ये कुछ पॉइंट था। हम चाहते हैं कि आपका कोई भी चैप्टर का कुछ भी क्वेश्चन ऐसा छूटे नहीं जो आपको एग्ज़ाम टाइम में दिक्कत हो, परेशानी हो, इसलिए हम हर क्वेश्चन आपको समझा दिए हैं, हर क्वेश्चन का आंसर दे दिए हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है इसमें कि नीचे लिखे वाक्यों से सर्वनाम चुनें और बताएं कि वह सर्वनाम किस भेद के अंतर्गत आता है। सर्वनाम दिया गया है कुछ वाक्य में, हमको कह रहा है कि कौन सा है। तो यहाँ पर जो सर्वनाम है ना, उसको हम अंडरलाइन कर दिए, आप समझ जाइए कि कौन सा सर्वनाम है। हमको वाक्य दिया था, पहली बात जो मैंने नोट की है कि आपसे कहने के लिए वह इस प्रकार के बारे में है। ऐसा वाक्य दिया है जिसमें क्या होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, एक मैंने, एक आपसे और एक वह। चलिए ख नंबर है, मुझे भी छात्रवृत्ति मिली थी, तो ये क्या है, मुझे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। ग नंबर है, मेरा उनका बहुत पुराना संबंध है, तो इसमें से दो गो है, मेरा और उनका, ये कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब यह तिब्बत के बारे में मेरी बातों तो नहीं मानी उन्होंने, यानी कि मेरी और उन्होंने क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। हम अंडरलाइन कर दिए, आप लोग भी अंडरलाइन कर लीजिएगा ताकि आगे दिक्कत नहीं होगा। प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से विशेषण बताइए और गरीबी, स्नेह, प्रेम, शक्ति, कानून, गांव, तो कह रहा है कि विशेषण बताने के लिए। विशेषण मीन्स क्या होता है, किस चीज़ की विशेषता बताना। ये हमको महत्ता दिया, तो महत्ता का क्या होगा, महत्वपूर्ण। गरीब दिया है, गरीबी दिया है, तो उसका क्या होगा, गरीब। विशेषण बनाए एवं विशेषण बोल रहा है बनाने के लिए। गरीबी दिया है तो गरीब होगा उसका, स्नेह है तो स्नेही होगा, प्रेम है तो प्रेमी होगा, शक्ति है तो शक्तिशाली होगा, विशेष गुण देना, कानून है तो कानूनी है, ये विशेषण उसे कहते हैं, गाँव है तो ग्रामीण। चलिए चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों से अव्यय चुनने, अव्यय बोल रहा है चुनने के लिए। इसमें कौन कौन सा अव्यय है, लेकिन आज की बड़ी भारी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर आई है और मैंने इस जिम्मेदारी को अपनी तरफ से मांग करके नहीं लिया हूँ, तो इसमें कौन है, लेकिन और हम अंडरलाइन कर दिए हैं, वो अव्यय है। मैं टालता, दूसरा क्वेश्चन है, मैं टालता रहा लेकिन अंत में वेल्लोर जाते समय मैंने उनके आग्रह को स्वीकार कर लिया, तो इसमें लेकिन कौन है, अव्यय है। तीसरा सवाल है, अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है, इसमें कितने क्या है, अव्यय है। थोड़ी सी खेती और पिताजी नहर विभाग में जिलादार, बाद में रेवेन्यू असिस्टेंट हुए, तो इसमें और क्या है, अव्यय है। तो आराम वाला क्वेश्चन है कि अभी हाल में जब मैं बेल्लौर में था तो हमारे परम मित्र और स्नेही उमाशंकर जी दीक्षित पटना आए थे, तो और क्या है, ये अव्यय है जो हम अंडरलाइन कर दिए। पांचवा क्वेश्चन क्या है, संपूर्ण भाषण में उनके स्थानों पर वाक्य संरचना टूटी हुई है क्योंकि यह लिखित भाषण नहीं है, स्वतः स्फूर्त ऐसा भाषण है जिसमें बोलना और सोचना सब एक साथ होता है, ऐसा वाक्य चुने और उन्हें व्यवस्थित करें। जो उन्होंने भाषण दिया है उसमें कुछ करेक्शन करने के लिए बोल रहा है, सुधार करने के लिए बोल रहा है। चलिए क्या है भाषण में ऐसा दिया हुआ है, देखिए पहला है, दिन पर दिन बेरोजगारी बढ़ती जाती है, तो उसको हम कैसे व्यवस्थित वाक्य करके कहेंगे, बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ती जाती है। पहला दिया हुआ था, बोले गए थे कि रात को दिल का दौरा पड़ा, 3 मिनट में उनको अस्पताल पहुँचाया गोयनका जी ने 3 मिनट में, तो व्यवस्थित वाक्य इसका क्या होगा, व्यवस्थित वाक्य, रात को दिल का दौरा पड़ा, गोयनका जी ने उनको 3 मिनट में अस्पताल पहुंचाया। चलिए तीसरा है, असहयोग करने के बाद करीब 1.5 वर्ष ही मेरा जीवन बीता, तो इसको हम कैसे व्यवस्थित करके बोल सकते हैं, असहयोग करने के बाद मेरा जीवन करीब 1.5 वर्ष यूँ ही बीता। चलिए चौथा है, कितने गालियाँ मुझे दी गई, तो इसका वाक्य है व्यवस्थित करके, मुझे कितनी गालियाँ दी गई हैं। तो ये पाँचवा है, विलंगडन नर्सिंग होम शायद उसे कहते हैं, तो इसको कैसे व्यवस्थित करेंगे, शायद उसे विलंगडन नर्सिंग होम कहते हैं। चलिए
समझ गए होंगे। कुछ इसका इम्पोर्टेंट है जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है जो आपको करवा देते हैं। जयप्रकाश जी का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 को। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम है प्रभावती देवी। प्रभावती जी के पिता का नाम है वज्रकिशोर प्रसाद। जयप्रकाश जी की प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुआ था, ये तो हम जानते हैं। कुछ पॉइंट है जो आप लोग को बता रहे हैं। जयप्रकाश जी की स्कूल में प्रथम दाखिला कब लिया गया था? कहाँ लिया गया था? पटना कॉलेजिएट में। जयप्रकाश नारायण जी का जवाहरलाल नेहरू जी किन मामलों में मतभेद था? तो पर राष्ट्र नीतियों के मामले में। पर मतलब क्या होता है? दूसरे राष्ट्र की नीतियों के मामले में, ठीक है, पर राष्ट्र की नीतियों के मामले में। 7वां क्वेश्चन है कि लेखक किस मित्रता को ठेस मानता है? तो अंडरग्राउंड जमाने की। जयप्रकाश नारायण विदेश में लौटकर कांग्रेस में शामिल हो गए क्योंकि वे आज़ादी की लड़ाई में शामिल होना चाहते थे। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? तो आंसर होगा नई पीढ़ी के। फिर क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर जी की मृत्यु किस कारण हुई थी? तो आंसर होगा दिल का दौरा पड़ने से। क्वेश्चन फिर नेक्स्ट है लेखक मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुका था? तो आंसर होगा ईश्वर अय्यर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण जी किस सन अमेरिका गए थे? तो 1900 आंसर होगा 1922 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण किस रूप में प्रसिद्ध थे? तो उसका आंसर होगा लोकनायक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। जयप्रकाश नारायण किस रूप में प्रसिद्ध है या उसको क्या कहते हैं, इनको किस नाम से जाना जाता है? तो उसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण जी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आंसर होगा मैग्सेसे पुरस्कार। तो इसी के साथ ये चैप्टर का क्वेश्चन आंसर ख़त्म हो गया। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो फिर से वीडियो देख लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। रटने की कोशिश करना ही नहीं है, समझिए और फिर अपने से आंसर लिखिए। एक बार क्वेश्चन आंसर पढ़ लीजिए फिर अपने से लिखिए। मेरा क्वेश्चन आंसर जो दिया गया है पहले आप पढ़िए उसको और लिखिए तो और बेटर होगा। आप ही के लिए बोल रहे हैं, जितना आप समझ के लिखिएगा आपके लिए भला है और आपका एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर आएगा। और ये क्या है, हिंदी और मैथिली जो भी एक्स्ट्रा रहता है ना, ये आपको क्या कहता है, मार्क बढ़ाता है। जो भी आपका मेन सब्जेक्ट है और ये एडिशनल है तो आपको मार्क्स बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़रूरी कि आप अच्छा से पढ़ ले। कम टाइम में ये बहुत अच्छा से कवर हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको कवर हो गया होगा जो भी पढ़ाए हैं। और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए।